Googly Entertainment। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि सेकंड में पास हुआ तो थर्ड में एडमिशन के पैसे नहीं थे। तो घर तब कहीं बाहर सड़क के ऊपर जिस गली में रहते थे एक साइकिल की दुकान थी, तो वहाँ पे आप लगा लो कि लगभग 8 या 9 साल का होगा। तो तब वहाँ पे वो कोई आ गया तो उसकी वो पंप होता था पुराने वाला, तो उससे पंप पे ऐसे किसी साइकिल की हवा भर दी। तो पंचर लगाना तो उसका टायर खोलना सीख दिया। जॉली सर, कला के क्षेत्र में आपने बहुत वर्ष दिए, कोई मान सम्मान अवार्ड कितने को नसीब हुए? देखिए जी, सबसे बड़ा मान सम्मान ये है कि आज रमेश जी के सामने बैठा हूँ। रमेश रामपुरा जी इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी मान सम्मान है। गूगली एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। आज आप सबकी दया से और आपके मिले प्यार की बदौलत हम 25वां एपिसोड लेकर आए हैं। सिल्वर जुबली एपिसोड है और सिल्वर जुबली में ख़ास शख्सियत जो है होनी चाहिए थी। वैसे तो हर शख्सियत ख़ास होती है हमारे प्रोग्राम में, लेकिन ये जो सिल्वर जुबली प्रोग्राम है इसमें बिल्कुल ख़ास शख्सियत होनी चाहिए थी। और हम आपको मिलाने जा रहे हैं केटी कला के डायरेक्टर ब्रजेश जॉली जी के साथ। और साथ ही मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम का जो मतलब है वो ये है कि ज़िंदगी में जो सफ़र करा होता है इंसान ने, उसके पीछे बहुत ही अहम जो पड़ाव होते हैं उनमें से निकलकर गुजरना पड़ता है। तो जॉली सर जी के बारे में भी सब इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं शुरुआती दौर में बता दूं कि एक वो बालक जो कभी साइकिलों को पंक्चर लगाता था और फेरी लगाकर घर का गुजारा करता था, वो जॉली आज जिस मुकाम पे है मैं दिल से सल्यूट करता हूं। केटी कला के डायरेक्टर होना और साथ ही आर्ट क्षेत्र में एमए गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई आम बात नहीं है। ये उन नौजवानों के लिए इंटरव्यू नसीहत होगी जो कहते हैं कि ये काम हो नहीं सकता, ये हम कर नहीं सकते। जॉली जी की इंटरव्यू देखकर आपको पता चलेगा कि इंसान ज़िंदगी में मेहनत करे तो कैसे कामयाबी की बुलंदी जो है वो फतेह कर सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं जॉली जी से। सबसे पहले तो रमेश जी आपको, आपकी पूरी टीम को, गूगली एंटरटेनमेंट को और सभी दर्शकों को बधाई। आपका सिल्वर जुबली कार्यक्रम है, बेहद खुशी है, आपसे पुराना प्रेम है। तो ये सुन के अच्छा लगा कि आप ये चैनल चला रहे हैं और शख्सियतों को लेके आ रहे हैं। तो बधाई के बाद तो ये कहूँगा, जैसा आपने कहा कि कहाँ से शुरू किया कहाँ पे पहुँचे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा ये सबसे बड़ा मानना है, बड़े बड़े लोगों का भी यही मानना है जिनसे मैंने सीखा है, कि सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड है। अगर आपकी सोच आगे जाने वाली है तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे, और अगर आपकी सोच है कि नहीं जो चल रहा है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, तो फिर आप उसी चक्कर में ही सारी ज़िंदगी घूमते रहोगे। आप कभी आगे जा नहीं सकते। तो उस जवाब का, आपके सवाल का जवाब तो पहला यही है कि चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी शुरू करो। नो डाउट मैंने जो कैरियर कह सकते हैं, कैरियर तो अपने आप ही बनता गया। साथ में आर्ट गैलरी में आने के बाद 1984 के बाद जब मैं आर्ट गैलरी में आया, तो तब मैं कह सकता हूँ कि कैरियर की शुरुआत हुई या उस लाइन में आया। तो उससे पहले तो घर के हालात कुछ ऐसे थे। जन्म तो मेरा बटाला में हुआ था, तो बटाला से शिफ्ट होके हम अमृतसर आए थे, तो कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे।
लेकिन एक बात थी कि मैं पढ़ाई में बड़ा तेज़ था शुरू से ही। तो आते ही यहाँ पे सेकंड क्लास में दाखिल हुआ, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि सेकंड में पास हुआ तो थर्ड में एडमिशन के पैसे नहीं थे। तो घर तब कहीं बाहर सड़क के ऊपर जिस गली में रहते थे एक साइकिल की दुकान थी, तो वहाँ पे आप लगा लो कि लगभग 8 या 9 साल का होऊंगा। तो तब वहाँ पे वो कोई आ गया तो उसकी वो पंप होता था पुराने वाला, तो उससे पंप पे किसी साइकिल की हवा भर दी। कोई पंचर लगाना तो उसका टायर खोलना सीख दिया। पंचर तो उस्ताद ही लगाते थे, तब इतना छोटा था मैं, लेकिन वो टायर खोल दिया, टायर बंद कर दिया, चेन को ग्रीस दे दी। तो ये वाले काम मैंने थोड़ी देर वहाँ किए। लेकिन पढ़ाई में तेज़ होने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर वो मेरे घर आ गए। वो मेरे मदर को आके बोले कि इस बच्चे को पढ़ाना है। तो माँ बोली मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला हम फीस माफ़ करेंगे, हम किताबें भी देंगे, हम कापियाँ भी देंगे। इसके बावजूद ही मम्मी बोले कि ये जो 10 रुपये लेके आता है वो कौन देगा। मतलब घर के हालात कुछ ऐसे थे। लेकिन वो नहीं माने। मैंने 7वीं जमात तक स्कूल गया हूँ, उसके बाद में मैं स्कूल कभी नहीं गया। और 7वीं जमात तक मैं कभी भी समर वेकेशन से पहले स्कूल नहीं गया। पढ़ाई होगी, रिज़ल्ट आ गया, मैं नौकरी करने लग पड़ा। फिर कोई ना कोई यही फेरी वाला काम कर लिया, कभी किसी कपड़े की दुकान पे लग गया, कभी किसी सराहने वाली दुकान पे लग गया। जहाँ जो काम मिला वो कर लिया। तो छुट्टियों के बाद में फिर टीचर ही मेरे घर आते थे कि नहीं 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 इसको नहीं जाने देना। वो इतना प्यार करते थे मुझे, वो फिर ले जाते थे कि मुझे चश्मा लग गया तो ये प्रॉब्लम आ गई कि अब पढ़ूँगा कैसे। तो उन्होंने ही मुझे किसी सोसाइटी से मिलवाया, वहाँ से मेरी आंखें चेक करवाई, तो मुझे चश्मा लगवाया। तो सारा खर्चा मेरा जो भी था वो स्कूल वाले ही करते थे। तो उसकी वजह से ही कुछ 5वीं जमात तक पढ़ा। बोर्ड के इम्तहान थे 5वीं के, और मैं ज़िला टॉपर रहा तब। तो वो हाई स्कूल में मैं नहीं जा पाया फिर से। हाई स्कूल में 6वीं क्लास से स्कूल चेंज हो जाता था। तो उन्होंने फिर मेरे घर पे आए, जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे वो छोटे स्कूल के प्रिंसिपल को लेके आए कि नहीं इस बच्चे को हमने आगे लेके आना है। लेकिन 7वीं के बाद लगभग मैं आपको बताऊं कि 13-14 साल का था, तो फिर तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी। फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी। हम लोग 6 भाई बहन थे, 4 बहनें 2 भाई, और पिताजी हमारे कुछ ज़्यादा केयर नहीं करते थे घर की। तो आप ये समझ लो कि 12-13 साल की उम्र में मैं 18-20 साल का हो गया था, और घर की सारी जिम्मेवारी। हालात ये थे कि 100 रुपया कमा के लेके जाना, महीने की तनख्वाह मिली, या नहीं अगर तनख्वाह मिली तो 10 रुपये ही एडवांस लेके जाने। तो किलो 1.5 किलो आटा लेके जाना, तो फिर रात को रोटी बननी। मतलब उन हालात में थे। और जब पढ़ाई भी करी है तो हम लोग रहते थे बहुत दूर, सुल्तानविंड रोड, वो कोट करनैल सिंह के आगे खेतों में कोई सरपंच का मकान था। तो वहाँ पे उन्होंने एक कमरा हमको दे रखा था बहुत कम किराए पे, और वहाँ से मैं पढ़ने आता था यहाँ पे बेरी गेट। तो वो सारा कोट करनैल सिंह निकलना, वो कित्तियाँ वाला 4 नंबर, फिर गुरुद्वारा शहीदां, फिर वो बाबा साहब बाज़ार, बाबा अटल, फिर वो गुरु बाज़ार, माइसेला बाज़ार, शास्त्री मार्केट, लोगड़, ये सब पैदल निकल के लगभग 10-12 किलोमीटर रोज़ पैदल आना, 10-12 किलोमीटर रोज़ पैदल जाना। इस तरह से पढ़ाई की है। और जब जॉब भी करी तो 1984 में जहाँ अकाल तख्त है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे बाज़ार बाबा साहब था, तब मैं वहाँ जॉब करता था। तो तब भी साइकिल नहीं था मेरे पास, तो तब भी ऐसे ही पैदल आना वहाँ से और शाम को पैदल जाना। तो ये शुरुआती सबक था। 9 वर्ष के जॉली की आपने बयान कर दी दास्तां। अब जो जॉली है, केटी कला के डायरेक्टर हैं जॉली सर, उस 9 साल की उम्र और आज जो आपका अभी भी जुनून देखने में झलकता है, नज़र आता है दूर से ही, कैसे आंकते हो उसको? देखिए, मैं अपनी यात्रा को मानता हूँ जॉली से ब्रजेश जॉली। एक तो मेरा पूरा नाम है ब्रजेश कुमार कौड़ा, तो कौड़ा कहीं पीछे रह गया, क्योंकि ये लगता है कोई आप पढ़े लिखे हो या आप कोई पर्सनैलिटी हो, तो तब आपके नाम के आगे आपका वो जो टाइटल है वो लगता है।
जॉली मेरा निकनेम था। 84 में जब ब्लू स्टार हुआ तो मैं वहीं पे ब्लू स्टार अकाल तख्त की बैग पे जॉब कर रहा था। तो हमारी वो दुकान जहाँ जॉब करता सब जल बल गया, और जहाँ हम रहते थे सुल्तानविंड में, तो वो घर छोड़ के भागना पड़ा, तो वो भी सब कुछ जला दिया गया। तो हम लोग नानी के घर आके रहे सभी लोग। तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। आर्ट गैलरी में सेवादार की नौकरी मिली। तेज में था पढ़ने के लिए। तो मुझे याद है वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब ने जब मुझे देखा तो बोले ये तो यार बहुत छोटा है, अभी 14 साल का था मैं शायद, और तब भी मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैं कहा जी छोटे से क्या करना, आप काम बताओ कौन सा करना है। बिल्कुल। तो भी काम कर देते हैं। बोले ठीक है ये चलेगा। तो तब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मेरी इंटरव्यू में मैंने ये जवाब दिया। तो फिर भगवान का ऐसी कृपा रही कि 84 से लेके अब देखो 2011 तक लगातार 25-26 साल फिर आर्ट गैलरी में ही रहे, और वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ। सरदार अवतार सिंह जी से मिलना हुआ, वहाँ डॉक्टर बलदेव गंभीर जी से मिलना हुआ, चीना साहब से मिलना हुआ, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा उनका, डॉक्टर नीता महिंद्रा जी से मिलना हुआ। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी थी, इनके बीच में मैं पला बड़ा, बल्कि इनके हाथों में ही पला बड़ा। तो अवतार सर ने मुझे प्रेसिडेंट रहे आर्ट गैलरी के, सरदार अवतार सिंह स्कल्पटर। अतुल मेहरा सर ने बड़ा प्रेम दिया था मुझे। तो मैं इनके घर में चिट्ठियाँ विट्ठियाँ ऑफिस की लेकर जाता था देने के लिए, जब आए तो उनकी सेवा वेवा करनी। तो इन्होंने थोड़ा सा इंकरेज किया कि आप दोबारा पढ़ो। तो फिर वो 1988 में, मतलब 83 में शायद जॉब मैंने वो पढ़ाई छोड़ी थी। 5-6 साल के बाद मैंने डायरेक्ट जो ओपन स्कूल होता है उसमें 10वीं के एग्ज़ाम दिए और जॉब भी करा था, लेकिन उसमें भी मैं टॉपर था। तो तब कुछ सबको लगा कि ये बच्चा सच में कुछ कर सकता है। तो फिर शुरू हुआ, वहाँ से टॉपर किया। तो फिर मैंने BA करी प्रभाकर हिंदी में ऑनर्स, तब यूनिवर्सिटी से करवाते थे, तो मैं उसमें भी टॉपर था हिंदी लिटरेचर में। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर किया, और फिर फाइनल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। तो ऐसे करके मैंने फिर वो BA करी, और बीच बीच में कहीं जॉब अच्छी मिल जाए, जैसे सभी ट्राई करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम भी दिए, टाइप भी सीखी, तीनों टाइप, इंग्लिश हिंदी पंजाबी सीखी। और इंग्लिश की स्पीड तो मेरी 60 से प्लस थी, इतनी अच्छी टाइपिंग थी मेरी। शॉर्ट हैंड सीखी, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों की। कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का 2 साल का इंजीनियर का डिप्लोमा किया। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन मैंने आर्ट गैलरी में रहते हुए करी। सेवादार से शुरू करा सफ़र ठाकर सिंह आर्ट गैलरी में, और सुपरडेंट बनकर वहाँ से बाहर आए, और बाद में MA गोल्ड भी करी कला के क्षेत्र में। ये कैसे सब कुछ संभव हो गया? ये एक बात है कि आपकी नीयत साफ़ हो और जुनून हो। जैसे मुझे अभी भी सीखना अच्छा लगता है, आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ सीख रहा हूँ कि आप कैसे एंकरिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ किसी को ऑब्ज़र्व करना, ये आर्ट गैलरी में रह के सीखा कि हर चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, कोई कैसे बात कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो आपकी की ऑफ सक्सेस है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता तो आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसी थी कि सर्दियों की बाहर में हमारे घर में एक बात रहती थी कि मम्मी ने सुबह वो 2 परोंठी बना के देनी, तो मैंने जैकेट में डाल लेनी, सुबह 7 बजे निकल लेना, और कहना कि ये किसी पेड़ के नीचे बैठ के खाऊंगा। वहाँ पे एक परी आएगी, वो मुझे पूछेगी इतना प्यारा बच्चा है, काम कर रहा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो मेरी भी किस्मत खुल जाएगी। एक मजाक की तरह हम इसको लेते थे, लेकिन किस्मत खुली, डेफिनेटली किस्मत खुली। क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ने जाता था, 9 बजे आर्ट गैलरी में आता था। 1 बजे मैंने वहाँ पे टाइप लेके 1 बजे से लेकर 3 बजे तक प्राइवेट टाइपिंग करता था, वहाँ पे कुछ फॉर्म वॉर्म प्रेस करता था। 5 बजे बाद में फिर ट्यूशन करने जाता था, किसी की 5 से 7 बजे 2 बच्चों की, फिर 7 से 9 बजे तक किसी दूसरे बच्चों की ट्यूशन करता था, फिर रात को 10 बजे घर पहुँचता था, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 5 बजे उठ के अपनी स्टडी करता था, फिर कॉलेज जाता था। तो ये मैंने लगभग 4-5 साल किया।
तो जब आप तपस्या करते हो तो फल तो मिलता ही है। तो ये उसी का हाल है कि वो एक लाइन अच्छी मिल गई। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे आर्ट गैलरी वालों ने, सभी ने बड़े प्यार से खुला टाइम दिया कि तूने जो करना है बेटा कर, तूने 10वीं करनी है, तूने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, प्रभाकर करनी है, बीए करनी है। तो कभी भी छुट्टी की तरफ से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं उन्होंने आने दी, कभी टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं आने दी। तो आर्ट गैलरी में तो बहुत कम विजिटर आते थे, तो लगभग सुबह से शाम तक खाली बैठना होता था। तो वही मेरे लिए स्टडी का सबसे बेहतरीन मौका था। अगर शायद मैं आर्ट गैलरी में नहीं आता, किसी स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने जाता, तो शायद इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं होता, क्योंकि वो कंसंट्रेशन नहीं बनती, तो शरारती हो जाता मैं। लेकिन आर्ट गैलरी में माहौल सारा पढ़ाई वाला था। और ऊपर से मेरे जो मेंटर थे डॉक्टर बलदेव गंभीर जी, अवतार सर, अतुल मेहरा सर, इन्होंने बहुत सलीके से प्यार से आके मुझे समझाना, पढ़ना मेरे साथ बैठ के, तो उस चीज़ का एक बड़ा असर हुआ मुझ पर। राजेंद्र मोहन सिंह छीना जी का कितना योगदान रहा? ये छीना साहब बाद में आए, मैं आर्ट गैलरी में पहले से था। छीना साहब जब नए नए मेंबर बने, फिर वो वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी बने पहले, फिर सेक्रेटरी बने, अब तो ऑल एंड ऑल है। तो इनकी और अवतार सर की दोस्ती बड़ी थी। एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट छीना साहब के साथ हुआ। मैंने एमए करनी थी, तो मैंने अवतार सर से बोला कि ऐसे मेरा मूड बन रहा है, गंभीर साहब कह रहे हैं कि जरूर तुम एमए फाइन आर्ट कर लो, क्योंकि आर्ट गैलरी में जितनी एग्जीबिशन लगती थी मेरा शौक़ रहा। लगभग अगर मैं आज कहूँ को 1000 से ज़्यादा मैंने आर्ट एग्जीबिशन में किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट किया है। जहाँ तो उसको जज किया, जहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ उसको डिस्प्ले किया है, जहाँ पेंटिंग रिसीव करी है। तो ये मेरी इन्वॉल्वमेंट 1000 से ज़्यादा एग्जीबिशन में रही है। उस नाते मेरा थोड़ा मुझे समझ भी आ गई पेंटिंग देखने की। जजेस के साथ, बहुत सारे जजेस के साथ जजमेंट करी, तो उनसे पूछता था ये क्यों बढ़िया है, तो ये क्यों नहीं है। तो मन बन गया कि यूथ फेस्टिवल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, ये PTU, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल में मैं जाने लगा था जज बन के, बीइंग सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्ट गैलरी। तो फिर मन में आया कि MA भी साथ में होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। MA का मैंने दाखिला लिया तो पैसे नहीं थे, 3,000-3,500 रुपये फ़ीस थी। तो मैंने 5,000 रुपये के लिए एक एप्लीकेशन दी आर्ट गैलरी में कि मुझे 5,000 रुपये एडवांस दे दो, मैंने दाखिला भरना है, भर दिया है, तो मेरी सैलरी सारी उधर चली गई है, मैं 500 रुपये महीना करके 10 महीने में कटवा दूँगा। तो सरप्राइजिंगली छीना साहब ने कहा दिखा कहाँ रसीद, पैसे जमा कराए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं इतना प्यार करते हैं छीना साहब, मुझे इतना भरोसा करते हैं, पूरी गैलरी मुझ पर छोड़ रखी है ना, मैं उनकी हर बात मानता हूँ, वो मेरी हर बात मानते हैं। तो ये बीच में ये कैसा आगे आके दिखा रसीद दिखा। उन्होंने रसीद देखी, वो सदार में सरदार अवतार सिंह बैठे थे, उनको दिखाई, बॉई आ देखो मुंडा 3500 भर के आया जी। तो कहते यार 3500 भर के आया, तो क्या वो फीस जो वो आर्ट गैलरी का जो स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई का हक नहीं है, वो अपनी इम्प्रूव नहीं कर सकता स्टडी? भाजी बोले ज़रूर कर सकता है, फिर ये पेमेंट हम आर्ट गैलरी से करेंगे। गुड। तो वो उनका गुगली असली उन्होंने मुझ पर वहाँ चलाई। तो मुझे बोले रसीद दिखाओ, बोले इस रसीद का वोचर डालो, हम दोनों से साइन कराओ और ये पेमेंट इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स करेंगे। बहुत। तो ये उनके प्यार का, आशीर्वाद का तरीका था छीना साहब का। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है सबका मुझ पर। ये मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ, जब मैंने MA भी करी तो लोगों को तो लगता है कि वो बेटर कहाँ से इकट्ठा करेंगे। MA हिस्ट्री ऑफ आर्ट मैंने करी है, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, टॉपर यूनिवर्सिटी रहा हूँ। तो मुझे इतना कुछ मिल गया पढ़ने के लिए। जिस टॉपिक को मैंने पूछा, डॉक्टर नीता मिंद्रा जी ने DAV कॉलेज वुमेन की 2 प्रोफेसर थे, उनको ड्यूटी दी कि लाइब्रेरी से जो किताबें चाहिए जॉली को दो, आपके स्टूडेंट से जो नोट्स इकट्ठे हो सकते हैं वो मुझे दो। हिमाचल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हिम चैटर्जी ने मुझे बहुत सारे नोट्स भेजे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से जगदीप गर्चा सर है, उन्होंने मुझे बहुत सारे नोट्स भेजे। जसपाल सर ने मुझे बहुत सारे नोट्स भेजे होशियारपुर से। डॉक्टर ललित गोपाल पराशर,
उन्होंने मुझे बहुत सारे नोट्स भेजे, और भी लोकल स्कूल कॉलेज के टीचर्स थे। तो एक अच्छा खासा मुझे नोट्स इतने थे कि हिंदी में थे, इंग्लिश में, पंजाबी में थे। तो मैंने सारे के सारे पढ़ लिए। मतलब एक टॉपिक के ऊपर अगर 10 बच्चों ने नोट्स बनाए थे, 10 नोट आए, तो मैंने वो सारे पढ़े। तो इतना मेरे पास मैटर था कि जब मैंने एमए में पेपर दिया तो मैं उसके नीचे लिखने वाला था कि आई नीड मोर स्पेस एंड टाइम टू राइट मोर एंड मोर। आई हैव मच मोर मैटर व्हाट यू नीड। जो आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मैटर मेरे पास है यार लिखने को। मैं और लिखना चाहता हूँ, मुझे और टाइम दो, मुझे और इस सवाल को मैं और इलेबोरेट कर सकता हूँ। तो ये इतना मैटर वो उन सब की वजह से आया। गुरु नगरी से लेकर भारत का कोई भी कोना नहीं है कला के क्षेत्र में जहां जॉली नाम याद ही ना हो बल्कि दिलों में धड़कता है। इसका क्या कारण है? कितना प्रेम करते हैं आपसे आर्टिस्ट? देखिए ये सोच फिर आ जाती है, सोच पे डिपेंड करता है। कुछ हमारे ऑफिसर्स की सोच आर्ट गैलरी में रही है, क्योंकि आर्ट गैलरी है, वहाँ पे इतनी अच्छी बिल्डिंग है, वहाँ ऑफिस है, वहाँ स्टाफ है, वहाँ एसी हैं, एग्जीबिशन लगती हैं, इसलिए आर्टिस्ट आते हैं। मेरी सोच बिल्कुल विपरीत है। मैं कहता हूँ क्योंकि आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट आते हैं इसलिए आर्ट गैलरी का वजूद है, इसलिए आर्ट गैलरी में एसी की ज़रूरत है, इसीलिए आर्ट गैलरी में स्टाफ की ज़रूरत है, इसलिए सेक्रेटरी प्रधान की ज़रूरत है। अगर आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट ही नहीं आएंगे तो फिर काहे की वो आपकी बिल्डिंग, तो काहे के ऑफिस, तो काहे का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काहे का आपका वो सारा। तो ये सोच रही जितने आर्टिस्ट आए, क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया एग्जीबिशन लगती थी, ख़ास करके पंजाबी यूनिवर्सिटी में पटियाला में जितने स्टूडेंट्स थे एमए फाइन आर्ट्स के, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में, हरियाणा यूनिवर्सिटी में, हिमाचल यूनिवर्सिटी में, जब ये सब टीचर वगैरह अपने बच्चों की पार्टिसिपेशन के लिए भेजते थे एग्जीबिशन के लिए वर्क, तो सबको होता था कि यार जॉली से मिल लो, बाकी सारे काम वही कर लेगा। तो मैं उनको छोटे भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह जो आते थे, उनका रहने का, खाने पीने का, उनको घुमाने का मेरा शौक़ रहता था। तो मैं सुबह नाश्ता भी मेरी कोशिश होती थी कि उनको करूँ और रात को डिनर करवा के जाऊँ। तो ये एक प्रेम बनता गया। बाद में वही आगे बढ़ते गए। देखिए 25 साल जॉब करी है ना, जो 10 साल पहले आए थे 15 साल बाद वही प्रोफेसर बन चुके थे, अब उनके स्टूडेंट थे। एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट हुआ, मैं एग्ज़ाम लेने गया यूथ फेस्टिवल का पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। वहाँ मैडम सरोज चमन जी हैं, उनकी बुक्स हैं एस्थेटिक्स के ऊपर जो मैंने भी पढ़ी हैं एमए करने के लिए। तो जब वो उनका नाम मैंने बहुत सुन रखा था, सरोज चमन जी, तो वहीं एक म्यूज़ियम है, तो उस म्यूज़ियम की जो इंचार्ज हैं वो भी अच्छे दोस्तों में से हैं मेरी, उनके हस्बैंड भी। तो वो लेकिन सर मैंने म्यूज़ियम में ये करवाया, आप आइए, आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वहाँ मैडम सरोज चमन जी मिले, तो मैंने उनको नमस्कार किया। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये ब्रजेश जॉली। अरे जॉली, तुम जॉली हो? बोले 20 साल से तुम्हारा नाम सुन रही हूँ। मैंने सोचा कि बुढ़ा बाबा सा होगा, ये तो बुढ़ा गुंडा सा है। तो मैं सरोज चमन जी, बहुत बड़ा नाम है, सारी दुनिया उन्हीं के एस्थेटिक्स की किताबें पढ़ती है, पंजाबी में उन्हीं की किताबें हैं एस्थेटिक्स के ऊपर। तो उनको मेरा नाम याद था 20 साल पहले। ऐसे ही मैं अभी जयपुर गया, एक आर्ट फेस्टिवल लगा था, तो वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट आ गए, आप जॉली सर हैं? जी। मैं कहा सर का तो पता नहीं, जॉली मैं ही हूँ। सर आपसे सेल्फी लेनी, हमने स्टॉल लगा रखा है। तो वो मैं केरला गया, कर्नाटका गया, तमिलनाडु गया, तो जहाँ भी गया ना, तो वो ऐसा वो आर्ट गैलरी की वजह से प्यार बन गया सबके साथ। देखिए जो आता है एक बार, अगर आप उसे प्यार से मिलते हो तो वो आपको भूलता नहीं है। हम लोग एक ग्रुप ले गया मैं वहाँ पे कोलकाता में डॉक्टर बलदेव गंभीर जी के साथ। तो आप यकीन मानिए, जिन आर्टिस्टों से प्यार था वो सुबह 5 बजे सर्दियों में स्टेशन पे हमको रिसीव करने आए थे। हमारे लिए होटल उन्होंने पहले बुक करवा रखे थे शांति निकेतन में, कोलकाता में, और रसगुल्ला वो लेके आए हुए थे। तो ये प्रेम प्यार उनकी वजह से है। केरला में गया तो केरला में भी यही सब कुछ हुआ, उन्होंने हमें वेलकम किया सबने। तो दोबारा कोलकाता गया तो वो अपनी गाड़ी लेके आए, तो फिर वो लेके गए, अपने घर में रखा, लंच डिनर वगैरह हमें करवाया। तो ये प्यार जब आप रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ भी अमृतसर में रहा है कि अगर आर्ट गैलरी में कोई जगह नहीं होती थी
हालांकि मेरा घर बड़ा छोटा सा है, लेकिन मैं कई कलाकारों को घर ले जाता था। एक मेरा दोस्त है सुदीप्ता कर्माकर कोलकाता में, तो उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका भाई, वो सब आए हुए थे। तो मेरा तो घर ही छोटा था एक कमरे में, लेकिन मैं फिर भी उन सबको ले गया। वो बोले पंजाबी खाना खाना है, तो उनको साग और मक्की की रोटी ये वो घर में, मेरी वाइफ को भी बड़ा शौक़ है ये खिलाने पिलाने का। तो इस तरह से जब प्यार बनता है तो फिर वो प्यार आगे बढ़ता जाता है। बुक्स की बात चली तो आपने एक बहुत ही अहम काम करा। जितने भी प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं उनको एक बुक्स में आपने प्रोकर, जैसे माला के मन की होते हैं, ऐसे बनाया। वो बुक का नाम और कितना टाइम लगा बुक पे और कितनी मेहनत लगी? देखिए, मेहनत तो हर काम पे लगती है। और बुक जैसी चीज़ अगर आपने लिखनी है या बनानी है तो पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। तो बड़े सालों से था, लगभग 6-7 साल से था कि अमृतसर के आर्टिस्टों के ऊपर कोई काम नहीं किया, सब बिखरे पड़े हैं, इकट्ठा किसी ने नहीं किया। तो फिर विचार किया अपने सीनियर से, गंभीर साहब से, नीता मैम से, कि मेरे मन में एक ऐसा विचार है। और तब मैं आर्ट गैलरी से शिफ्ट होकर केटी कला में आ गया था 2011 में। तो यहाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया, थोड़ा फ्री हैंड ज़्यादा मिला, तो मुझे लगा कि मैं अभी वो काम कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अमृतसर के 50 कलाकारों के ऊपर उनकी जीवन के बारे में, कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उनकी टेक्निक है, वो क्या कलर स्कीम यूज़ करते हैं, क्या मीडियम उनका रहता है और वो कहाँ पहुँच सकते हैं, उन सब को लेके मैंने एक कलाकार को 4-4 पेजेस दिए। फर्स्ट पेज पे मेरा एक छोटा सा आर्टिकल रहता था, एज आई नो मिस्टर रमेश शुक्ला और मिस्टर रमेश रामपुरा जी एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपना एक पैराग्राफ लिख के फिर रमेश रामपुरा जी का नीचे पूरा बायोडाटा। तो ये एक चीज़ मैंने उसमें की। और फिर दूसरे पेज पे उनकी एक बड़ी पेंटिंग एंड टू एंड पेज पे, तीसरे पेज पे उनकी और 4 पेंटिंग, और चौथे पेज पे उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स की फ़ोटोग्राफ। तो ये ऐसे 4 पेजेस लेके, और उससे पहले मेरे 2 आर्टिकल थे उसी बुक में। उसी बुक में डॉक्टर नीता महिंद्रा जी ने एक आर्टिकल लिखा अमृतसर के आर्ट के ऊपर, वो भी उस बुक में है। और डॉक्टर जसपाल जी हैं होशियारपुर से, तो उन्होंने अबाउट द ऑथर, तो मेरी लाइफ के ऊपर, क्योंकि वो बचपन से ही मुझे जानते हैं, तो मैंने क्या तरक्की की, मेरा क्या है, जैसे मैंने बाकियों के लिए लिखा तो उन्होंने मेरे लिए वो 4 पेजेस लिखे। और वो बुक का नाम है आर्ट पर्सन्स। तो ये बुक एक अच्छी पॉपुलर हुई है, सबके घरों में गई है, और यहाँ तक कि इंडिया की सभी आर्ट गैलरी में, सभी आर्ट कॉलेजेस में गई। मैं अपनी बेटी की एडमिशन करवाने के लिए खालसा कॉलेज गया, मेन खालसा कॉलेज में, तो वहाँ लाइब्रेरी से कुछ लेना था। तो मैंने जस्ट के यहाँ बुक है मेरी के नहीं, मैंने उन लाइब्रेरियन को कहा कि सर ऐसे एक आर्ट पर्सन बुक है। बोले ऑथर? मैं कहा जी ब्रजेश जॉली। हाँ बोले अभी देता हूँ। वो नंबर निकाल के तो वो लाइब्रेरी से लेके आए बुक। तो वो एक प्राउड सी फीलिंग हुई कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में मेरी भी बुक, देखो नंबर लगा हुआ है, बुक पड़ी हुई है वहाँ। तो ऐसे जयपुर में भी गया तो वहाँ भी मेरी बुक पड़ी है, हिमाचल यूनिवर्सिटी में पड़ी है, जितने आर्ट कॉलेजेस आर्ट यूनिवर्सिटी हैं। ऐसे ही मैं एक बार एमए का एग्ज़ाम लेने गया हिमाचल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे पीएचडी का एक वाइवा लेना था, टॉपिक सेट करना था। वो प्रोफेसर नहीं आए हुए थे, तो उन्होंने एज मुझे एक्सपर्ट साथ में बिठा लिया कि आप टॉपिक, क्योंकि वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड था, तो बोले आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो आप आइए, तो हम टॉपिक फाइनल करना है पीएचडी का। तो वो मैं ऑफिशियली उनके साथ बैठ गया। अब वो लड़का, उनको पूछा भी आप क्या क्या रेफरेंस लोगे? बोला जी मैंने एक बहुत अच्छी बुक देखी है तो कलाकारों के ऊपर, मैं उस तरह से काम करना चाह रहा हूँ। तो वो मेरी किताब मुझे दिखा रहा है कि मैंने इसको मॉडल बना के मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा इसका नाम पढ़ ब्रजेश जॉली। वो मेरा लेख भी था, मेरी फ़ोटो भी थी। अरे फिर वो एकदम से आके घुटनों पे हाथ लगाने लगा। तो ये 2 इंसिडेंट तो बड़े मज़ेदार रहे हैं। तो आप काम करो तो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। ये जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो।
तो शुरू से ही प्रेम किया सबसे। तो प्रभु मिले हैं, अब देखो रमेश जी सामने बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी मेहनत लगी इस किताब को आगे लाने में? को बनाने में देखिए जी 2 साल तो लग गए। 2 साल मैंने उनका बायोडाटा इकट्ठा किया। अब ऐसा हुआ कि अभी किसी आर्टिस्ट को मैंने बोला कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगानी है, तो आप 4 पेंटिंग्स की फ़ोटो दे दो और बाकी अपनी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स की फ़ोटो दे दो। तो 50 में से शायद 40 आर्टिस्टों ने 200, 300 फ़ोटो मुझे दे दी, ये आप ही चूज़ कर लो। अब जस्ट इमेजिन कि 2-3 हज़ार फोटोग्राफ में से अब किसको नाराज़ करूं, किसको ना करूं। तो वो एक एक फ़ोटो को चूज़ करके एक एक पेज को डिज़ाइन करने में सारा दिन लगाना, सारी रात लगानी डिज़ाइन करने में। लेकिन अगले दिन सुबह फिर लगना नहीं थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, फिर इम्प्रूव करना। तो पिछला प्रोसेस तो सारा ये चला 1 साल, और फिर जब प्रिंटिंग पे आए तो तब भी 6 महीने लग गए। तो 1.5-2 साल तो पूरे लगे उस बुक को बनाने में। जॉली सर, कला के क्षेत्र में आपने बहुत वर्ष दिए, कोई मान सम्मान अवार्ड कितने को नसीब हुए? देखिए जी, सबसे बड़ा मान सम्मान ये है कि आज रमेश जी के सामने बैठा हूँ। रमेश रामपुरा जी इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी मान सम्मान है। तो प्यार तो मिला है सभी साथियों से। अगर वो टिपिकल जो मान सम्मान कहते हैं उसकी बात करें तो वो भी अब तक तो काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी सोसाइटीज़ ने किया है। जैसे अग्निपथ सोसाइटी है दिल्ली में, उन्होंने कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। यहाँ पे भी अमृतसर में राजिंदर रिखी जी का नॉनसेंस क्लब है, वो जसपाल भट्टी अवार्ड्स देते हैं, तो उन्होंने भी अपने अवार्ड समारोह में कला रत्न अवार्ड दिया। और जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कईयों ने मुझे गेस्ट फैकल्टी बनाकर ऑनर किया है। और बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ जजमेंट के लिए जाता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से ऑनर करते हैं। देव समाज कॉलेज है, उसने मुझे बहुत अच्छे से अवार्ड किया, सम्मानित किया, और उन्होंने मुझे अपने एडवाइजरी बोर्ड के पैनल में ले रखा है। ऐसे ही एक सोसाइटी है कला अनंत करके साउथ में, उन्होंने भी मुझे अपने पैनल में रखा हुआ है। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मुझे अपने पैनल में, बोर्ड में रखा हुआ है। तो समान लोकल में बात करें तो यहाँ के स्प्रिंग डेल स्कूल हो गया, होली हार्ट स्कूल हो गया, रोटरी क्लब्स हो गए और विरसा विहार हो गया, इवन इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने मुझे ऑनर किया था। तो लोकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, तो सब जगह से प्यार मिला है, मान सम्मान मिला है। अब मेरे घर में वो जो ट्रॉफीज़ मिलती हैं मान सम्मान वाली, वो शायद 300-400 से ज़्यादा इकट्ठी हैं। तो कुछ एक तो हैं बड़ी बड़ी। बहुत सारे गीत संगीत के कार्यक्रम करने वाले सज्जन हैं, लोकल भी बाहर भी, तो वो ऑनर्स तो बहुत मिले हैं सारी ज़िंदगी में। वो सरमाया है मेरा, वो प्यार है सबका। कोई ऐसी याद जो बार बार दिल में धड़कती हो? एक ख्वाहिश थी मन में, मौका मिला था मुझे चंडीगढ़ में श्री नेकचंद जी से मिलने का, पद्म श्री नेकचंद जी जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है। तो मैं चाहता था कि मेरी जो बुक है 8% में दिखाता हूँ, ये मेरी बुक है 8% जो मैंने अमृतसर के कलाकारों के ऊपर लिखी है। इसमें 50 कलाकारों को मैंने लिया है। ये सरदार अवतार सिंह जी प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने डेडिकेटेड की थी, ये उनका काम है। मैं चाहता था कि ये बुक जो है ना, इसकी जो रिलीज़ फंक्शन है वो पद्म श्री नेकचंद जी करें। तो उनको मैंने अप्रोच किया, उनके साथ सारी बात हो गई, लेकिन लास्ट डेज पे आके उनकी कुछ तबीयत बिगड़ गई। तो उनका फिर मुझे फ़ोन आया पर्सनली कि जॉली बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा चंडीगढ़ से, तो मेरे ऐसे हो गया। फिर मैं चाह रहा था कि अब पद्म श्री से कम पर्सनैलिटी तो नहीं लूँगा। अब जो हमने पद्म श्री का एक मान रखा है तो वही स्टैंडर्ड के कोई और साथी होने चाहिए। तो फिर श्री सुरजीत पात्र जी, पद्म श्री सुरजीत पात्र जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और मुझे बेहद खुशी है कि वो टाइम निकाल के स्पेशली आए और मेरी इस बुक को रिलीज़ उन्होंने किया। उनके साथ में और भी बोर्ड मेंबर थे सारे, जैसे वो विरसा विहार के श्री केवल धारीवाल जी थे और नीता मिंद्रा मैडम थी, सरदार महेंद्र जी सिंह जी थे। तो ये एक पूरा पैनल था और इन सब ने मिलके बुक को रिलीज़ किया। तो वो एक यादगार पल है मेरी लाइफ का। यही यादगार बात मैं बता देता हूँ अब कि सिल्वर जुबली हमारा एपिसोड है,
अमृतसर के गुरुनगर के बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक और लेखक मुकेश कुंद्रा जी हैं। उनके साथ बात हुई थी सिल्वर जुबली की, तो उनके दीदी की डेथ हो गई, तो वो फिर मुश्किल हो गया। उनका फ़ोन आया, तो ये बराबरी वाली जो बात करी है ना, फिर हमारे सामने एक दोनों के, मेरे और नवदीप के सामने था कि अब कौन सी पर्सनैलिटी है जो सिल्वर जुबली की जगह ले सकती है। तो ब्रजेश जौली जी का नाम, क्योंकि हमने पिछला एपिसोड आपको देना था, तो फिर दिमाग में घूम रहा था, तो फिर उनके बराबर का जो चाहिए था, वही बराबरी वाली बात जो है वो हमने भी की। ये आपका मानना है। तो कुछ और बुक्स भी हैं। हाँ सर, मैंने जैसे बताया ना, कला मेला मैंने किए थे, तो उसके कैटलॉग छपे, वो पूरे हिंदुस्तान में गए। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत पॉपुलर हुए। मेरे कुछ आर्टिकल भी दूसरे पेपर में छपते रहे हैं। ये एक कला मेला जो मैंने करवाया था 2013 में, ये बहुत सक्सेसफुल रहा था। इसमें सभी आर्टिस्टों के पेंटिंग आर्ट वर्क थे इसमें बहुत सारे, तो ये देखेंगे। और फिर एक मैंने एक्सपेरिमेंटल कैटलॉग छपवाया था, ये 2014 में जब हमने किया कला मेला, इसमें भी मेरा आर्टिकल छपा है, उसमें भी था, ये आर्टिकल मेरा है। और ये एक हमने क्या किया कि ओरिजिनल पेंटिंग पूरी ना छाप के उसमें से थोड़ा सा पीस क्रॉप करके वो लगा दिया, ताकि आर्टिस्ट की पेंटिंगों को कॉपी ना कर सके और आर्टिस्ट का वो उनको आइडिया भी हो जाए कि वो कैसा काम करता है, तो वो कॉपी ना कर सके। तो इसकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली, और ये शायद मुझे लगता है ये इंडिया में फर्स्ट मैं ही बंदा हूँ जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो कईयों को तो पसंद आया जिनका मॉडर्न आर्ट था, तो एक पार्ट, लेकिन जिनका रियलिस्टिक वर्क था उन्होंने नाराज़गी भी शो की कि हमारी पेंटिंग को ये आपने काट दिया, किसी की आंखें कट गई, किसी का मुंह कट गया। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। और एक मेरे लेख काफ़ी किताबों में छपे हैं, आर्टिकल छपते रहते हैं। अभी एक इंसाइक्लोपीडिया हिंदी में छप रहा है हिस्ट्री ऑफ आर्ट के ऊपर, उसमें देश के 60 जो स्कॉलर हैं उनका आर्टिकल छप रहा है, तो मेरा भी उसमें एक आर्टिकल छपा है आप सबके आशीर्वाद से। और एक यहाँ केरला में एक बुक छपी थी, ये एब्सोल्यूट, आप देखिए इसमें ये लगभग 20 कंट्रीज़ के स्कॉलर्स का आर्टिकल छपे हैं इसमें, और इसमें एक मेरा भी ये आर्टिकल छपा हुआ है आपके छोटे भाई का। बहुत अच्छा। तो और भी कई सारे मैगजीन हैं। दोस्तों से इतना प्यार मिला है, सच मानिए, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर मेरे पास कम से कम 4 कविताएं हैं जो कलाकारों ने मुझ पर लिखी हैं। अरे ये तो मस्त मौली है, अरे ये तो अपना जॉली है। तो कईयों ने लिखा कि सुगंधित ब्रजेश जी ऐसा करके, वो 3-4 कविताएं मैंने संभाल के रखी हैं। और ऐसा ही प्रेम और मिला है कि मेरे पोर्ट्रेट बहुत सारे कलाकारों ने बनाए हैं, 5-6-10 आर्टिस्टों ने शायद मेरे पोर्ट्रेट बनाए हैं। और सबसे बड़ा पोर्ट्रेट आप यकीन मानिए, ललित कला अकेडमी जो नई दिल्ली की है, वहाँ के चेयरमैन रहे हैं कई साल तक, उन्होंने मेरा लाइव पोर्ट्रेट श्री आनंद देव जी ने बनाया था, तो वो भी मेरे घर पे लगा हुआ है। तो ये प्रेम है, प्यार है सबका। बहुत अच्छा लगा जानकर जी। जॉली सर, ठाकर सिंह आर्ट गैलरी ने जॉली को स्टार बनाया और केटी कला ने ब्रजेश जॉली को, डायरेक्टर ब्रजेश जॉली बनाकर अंबरों का दरू तारा बना डाला। तो केटी कला के बारे में कुछ देखिए, ये एक सफ़र है, लंबा सफ़र। वैसे ही आपके प्रोग्राम का नाम ही सफ़र ज़िंदगी है, तो सफ़र ज़िंदगी के ये मेरे 2 हसीन पड़ाव रहे हैं। 84 से आर्ट गैलरी में, ठाकुर सिंह आर्ट गैलरी इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, और फिर 2011 से केटी कला में। अब केटी कला कैसे वजूद में आई, मैं कैसे इससे जुड़ा, थोड़ी सी बात उस पर करूँगा। यहाँ के हमारे जो केटी कला है, इसका पूरा नाम है कौसा ट्रस्ट, KAUSA, कश्मीर एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं श्री रवि राजदान साहब, वो ही सोल डोनर हैं। तो उन्होंने ही ये कौसा ट्रस्ट, उनका ब्रेन चाइल्ड था कि एक कौसा ट्रस्ट बनाया जाए। उनके पास अच्छी खासी पेंटिंग की कलेक्शन थी, सूजा की, जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं, ये FN सूजा की ओरिजिनल पेंटिंग है। हमारे पास और भी पेंटिंग हैं, और भी कलाकारों की हैं। तो उनके पास वो हमारे चेयरमैन साहब अमेरिका में चले गए लगभग 60 साल पहले यहाँ से,
अमृतसर से, तो उनके पास अच्छी खासी कलेक्शन जमा होगी। वो रिटायर्ड हो गए बाद में वहाँ पे। तो उनके मन में आया कि जिस स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, अमृतसर के स्कूल कॉलेज में वो पढ़े हैं, उस शहर में जहाँ गोल्डन टेम्पल भी है, तो उस शहर को मैं कुछ गिफ्ट दूँ। तो ये कौसा ट्रस्ट हमारे चेयरमैन रवि राजदान साहब का एक गिफ्ट है जो उन्होंने अमृतसर वासियों को दिया है। अब इसको चलाने के लिए वो एक सोसाइटी बनाना चाह रहे थे, एक ट्रस्ट बनाना चाह रहे थे। तो तब शुरू में डॉक्टर बलदेव गंभीर जी उनके साथ थे, श्री उगन टिक्कू साहब हमारे सेक्रेटरी साहब उनके साथ थे, श्री राजेश रैना जी जो अभी सेक्रेटरी हैं, ये सब उनके साथ थे। फिर बाद में मेरी एंट्री डॉक्टर बलदेव गंभीर जी ने उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुझे तब मैं आर्ट गैलरी में था, ये 2009 की बात है। तो हमने कौसा ट्रस्ट का मुझे बोर्ड मेंबर बनाया गया। फिर हमने वो फाउंडर मेंबर हमने बनाए 6-7 अपने, तो इसको रजिस्टर्ड कराया। तो मैं उस कौसा ट्रस्ट का फाउंडर ट्रस्टी हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ। और 2011 में जब मैंने आर्ट गैलरी से शिफ्ट किया तो वहाँ कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच हो रही थी आर्ट गैलरी पे। वो ट्रांजिशनल पीरियड था, पुरानी मैनेजमेंट जा रही थी, नई आ रही थी, तो मेरी ट्यूनिंग नहीं बन रही थी उनके साथ। मैं भी कहीं शिफ्ट करने के मूड में था। तो मुझे इन्होंने ऑफ़र की। मैंने लगभग 2 महीने सोचा कि 25 साल आर्ट गैलरी में लगाए हैं, जॉली से ब्रजेश जॉली तक तो आर्ट गैलरी नहीं बनाया, तो जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन लगा कि यहाँ से इंश्योरेंस मिली कि आप ग्रूम करोगे, आपको फ्री हैंड मिलेगा। तो मैंने बहुत सारी शर्तें रखी कि मैं जी किसी की सुनूंगा नहीं। तो आर्ट एक्टिविटीज़ के मामले में मुझे कोई बताएगा नहीं कि ये करना है, ये नहीं करना है। मैं जो भी करना चाहूँगा मैं करना तभी है। तो ये सब बातें उन्होंने मानी। बोले हम भी यही चाहते हैं कि जैसे चलाना है आपने, आप इसको चलाओ। फिर हम वो निकले, हमने जगह ढूंढी, पूरा अमृतसर में 10-12 जगह देखी। तो ये जहाँ मौजूदा केटी कला भी है, तो ये हाल हमने किराए पे लिया। फिर अमेरिका से एक शिपमेंट आया, उस शिपमेंट को हमने खोला, यहाँ पे डिसाइड किया। फिर 9 जुलाई 2011 को इस केटी कला का, अब केटी कला मतलब है कौसा का के और ट्रस्ट का टी, तो साथ में लग गया कला, तो ये बन गई केटी कला। तो केटी कला का उद्घाटन जो हमने 9 जुलाई 2011 को किया, और तब से इसमें बहुत सारा हमने काम किया। रवि राजदान साहब हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो सारा पैसा जितना इस पर खर्च होता है वो अकेले अपनी जेब से देते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। आज तक करोड़ों खर्च हो चुके हैं, 11 से लेके 21 आ गया। 10 साल में उन्होंने कितना पैसा लगाया होगा। अच्छा खासा किराया था, हम सबकी सैलरी थी, और अब तक हम लोग यहाँ पे केटी कला में 200 से ज़्यादा आर्ट एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। पहले तो एक थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ से या आर्ट गैलरी के कुछ सीनियर की तरफ से ये था कि जॉली ले जी देखो एक नया सेटअप खड़ा कर दिया, वो आर्ट गैलरी के सामने एक नई आर्ट गैलरी खड़ा कर दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ना था ना है। ये तो एक एक्सटेंशन है। मतलब अमृतसर वासियों के लिए, अगर अमृतसर में पंजाब नाटशाला प्ले करती है तो वो प्ले उधर विरसा विहार में भी होते हैं, तो वो कंपटीशन थोड़ा ना उनका। तो ये जैसे आर्ट गैलरी है तो केटी क्लब भी आ गई, तो एक एक्सटेंशन हो गया। अब बहुत सारी सभा सोसाइटीज़ चलती हैं, तो ये इस तरह से लेना चाहिए। बाद में आर्टिस्टों को समझ आ गया कि ये वो चीज़ नहीं है, हमारा किसी से कंपटीशन थोड़ा ना। तो अगर आर्ट गैलरी में जा रहे हैं, वहाँ नहीं जगह मिल रही तो अब यहाँ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हमने फ़र्क डाला, बाद में हमारी मैनेजमेंट में मैडम स्वरूप डार दिल्ली से हैं, वो प्रेसिडेंट बन गई। शुरुआत में सरदार गुरमीत सिंह जी प्रेसिडेंट थे, हमारे बहुत सीनियर सीए थे अमृतसर के। उनकी डेथ के बाद में फिर वो आगे सेक्रेटरी साहब भी बाद में चेंज हो गए। डॉक्टर KR तुली अभी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं, वो साथ में जुड़े। दिल्ली से श्री रोहित कौल जी हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे आर्ट लवर हैं, वो हमारे साथ जुड़े। तो इस तरह से अभी कौसा ट्रस्ट की 6-7 बोर्ड मेंबर्स हैं, हम सब लोग, गंभीर साहब भी हैं उसमें भी। तो ये चला रही है सारा। तो पैसा जो है वो वहाँ से आ रहा है। उनकी शर्त थी कि आप कुछ भी ऐसा काम यहाँ पे मत करो यहाँ से इनकम हो। पैसा मैं दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, जहाँ कैश का काम होता है, जहाँ इनकम होती है, वहाँ भ्रष्टाचार भी होता है।
तो उस चीज़ को बचाने के लिए अब किसी के माथे पे नहीं लिखा, मेरे माथे पे भी नहीं लिखा कि मैं कितना ईमानदार हूँ, है ना। किसके मन में क्या बेईमानी आ जाए कुछ नहीं कह सकते। उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तो हमने यहाँ पे पैसे का ख़त्म ही कर दिया, खेल के पैसा कुछ है ही नहीं। तो हमने जितने भी यहाँ पे एग्जीबिशंस करी हैं, वर्कशॉप्स करी हैं, हम केटी कला सबको 100% फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी पूरे इंडिया का कोई भी, अब सबको भी है, इंडिया का कोई भी कलाकार, कोई ग्रुप हो चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, वो जब भी केटी कला में आना चाहे उनका स्वागत है। वो यहाँ पे आएँ, अपनी ग्रुप एग्जीबिशन को वर्कशॉप 3-4 दिन के लिए करना चाहें। ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को तो हम लोग इतना ज़्यादा सहूलतें देते हैं, डिस्प्ले हम उनका करवा देते हैं, सारी प्रेस मीडिया, और यहाँ तक कि इनाग्रेशन पे जो भी खर्चा रहता है, चाहे 100-150 लोगों का चाय पानी हो, चाहे वो गिफ्ट हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा खर्चा केटी कला करती है। आर्टिस्ट को आना है, रहना है। और अब आप सबकी दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से हम जिस बिल्डिंग में अभी बैठे हैं, जो बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर हमने किराए पे केटी कला का ले रखा था, वो 2 साल पहले हमने वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कौसा ट्रस्ट ने खरीद ली है। बहुत बढ़िया बात। तो अब जो एक मेरा बहुत बचपन का सपना है कि एक आर्ट स्टूडियो अमृतसर में कलाकारों के लिए होना चाहिए, फ्री आर्ट स्टूडियो, जिसमें सभी आएँ, सुबह से शाम तक जब चाहें काम करें, कोई रोक टोक ना हो, उनके कैनवस वहीं पड़े रहें। तो उस और भी काम अभी चल रहा है, तो जल्दी उसका उद्घाटन होगा। बिल्डिंग लेने के बाद अभी इस पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। पीछे कोरोना आ गया, उसकी वजह से 1-1.5 साल उसको हमने यूटिलाइज़ किया इसको रिनोवेट करने के लिए। तो वो चल रहा है काम सारा। उम्मीद है अगले 6 महीने तक भी हम इसको कवर कर लेंगे। और एक नई केटी कला की पूरी बिल्डिंग डेडिकेटेड टू आर्ट ओनली, ये अमृतसर वासियों को, अमृतसर के कलाकारों को एक तोहफ़ा है। ये वो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, इट इज़ ए रिटर्न गिफ्ट। तो जिस शहर ने मुझे इतना दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा उस शहर को ये एक रिटर्न गिफ्ट है। उनकी सोच को हम सलाम करते हैं और उसी तरह से फिर हम यहाँ काम करते हैं। हम क्या तनख्वाह लेते हैं, थोड़ी है ज़्यादा है, उस चक्कर में कभी पड़ते ही नहीं। दिन है, रात है, संडे है, मंडे है, ये कम सोचते हैं। मेरा भी यही, मेरे बाद स्टाफ मेरे साथ है, मेरी वाइफ भी यहीं पे जॉब करते हैं मेरे साथ ही, और भी 2-4 लोग हैं। और मैनेजमेंट हमारी ऑफ कोर्स इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है इस समय की, जो इतना फ्री हैंड दे रखा है कि जो भी आर्ट एक्टिविटीज़ करनी है वो बढ़ चढ़ के, वो तो एक तो होता है ना कि रोका टोकी, वो तो दूर की बात है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, ओके जॉली भाई आप देखो, आप करो, अच्छी बात है, हमें टाइम लगा, हम ज़रूर आएंगे। तो इस तरह से एक फैमिली कौसा ट्रस्ट की बनी हुई है। और पिछले 10 सालों में तो मज़ा आ गया काम करके, बहुत हमने काम किया अच्छे से। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक अच्छा भरा पूरा परिवार है हमारा, ख़ानदान जिसको कहा जाए। तो दादाजी के बाद कितने चाचे मासियाँ बुआ वगैरह वो सब बटाला में रह गए। अमृतसर में हम 6 भाई बहन हैं, तो सभी की शादी हो चुकी है, सभी अपने अपने घर में सेटल्ड है। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है वंशिका, वो BA B.Ed कर चुकी है, MA कर रही है फाइन आर्ट्स में ही। क्योंकि तो पंजाबी च कहते हैं कि काइयां दे पुत्तां ने काई खुदना, तो मेरा फाइन आर्ट से रिलेशन है, तो फाइन आर्ट में ही बच्चों ने किया है। बेटी फाइन आर्ट में ही BA करके अब B.Ed करके तो MA फाइन आर्ट कर रही है खालसा कॉलेज से। उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है 4 महीने पहले, तो उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे मिल गए हैं, उन्होंने भी उसकी स्टडी के लिए कर रहे हैं, वो बहुत खुश है। और एक मेरा बेटा है, उसने +2 के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया, 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का। नाम क्या? उसका नाम दानिश है, दानिश है। बेटी तो है 25-24 साल की होगी, बेटा भी 22 साल का है। तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट का करके अभी वो डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया में 4 साल का डिग्री कोर्स कर रहा है DAV कॉलेज से, तो वो भी फाइन आर्ट से ही रिलेटेड है। तो ये छोटी सी अब हमारी, अब पहले तो हमारे 2 थे, अब एक तो चली गई ससुराल, अब हम 2 तो हमारा एक है, दूसरे की तलाश है। बहुत बढ़िया बात। जॉली सर अब एज कितनी हो गई? मेरी सर एज 52 हो गई।
इस साल। और मैं बताया ना कि 1970 का मेरा बर्थ है, तो तब से लेके आज तक, पहले भी मुझे ये लगता था जब मैं 12-13 साल का था कि शायद मैं बाकियों से बड़ा हूँ। पता नहीं, अब ये एक साइकी हो सकती है कि जब भी 10 साल के लड़के 12 साल के क्रिकेट खेलने गए हैं, अब मैंने क्रिकेट खेली है 25-30 साल, अभी भी खेलता हूँ, तो मैं 25 साल तो कैप्टन ही रहा हूँ। तो मुझे हमेशा लगा है कि मैं अपने बच्चों से ज़्यादा बड़ा हूँ, अपनी एज से 4-5 साल बड़ा हूँ। एक वो साइकी सी मेरे दिमाग में है कि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये लड़के 6 हैं, 10 हैं, आसपास मेरे 10-10 साल के, यार मैं इन सबसे बेटर हूँ, मैं इन सबको मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे अगर 10-15-20 काम इकट्ठे दो ना, तो आई एंजॉय, तो बड़ा मज़ा आता है। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी कर रहा हूँ, फ़ोन इधर घुमा रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, तो वो उतनी तेज़ी से उतने ज़्यादा काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब एक ही काम करो, सुबह आ जाओ और शाम को चले जाओ, तो वो बोरिंग सी लाइफ लगती है। कुछ हैपनिंग्स जो है ना, वो होती रहनी चाहिए। एज 52, डायरेक्टर ब्रजेश जौली। मैं जानना चाहूँगा कि जब भी आप कभी सोने टाइम या कभी फ्री टाइम में 9 साल के जौली से मिले हो? अक्सर मिलता हूँ, ये नहीं भूलता मैं, अक्सर मिलता हूँ और सोचता रहता हूँ और अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ। ये ज़रूरी हम सबको करना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लोग ही हमें अप्रिशिएट करें, हम नहीं करेंगे तो फिर लोग को करें ना करें, हम जब खुद करते हैं तो मज़ा आता है। अपनी पीठ खुद थपथपाता हूँ, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो साइकिल भी नहीं होता था, आज कारों में घूम रहा हूँ, गाड़ियों में घूम रहा हूँ। तो ये याद रहता है कि मैं यार ये क्या करता था। अब किसी रास्ते में देखता हूँ किसी बच्चे को, किसी को करते हुए, छोटे बच्चे को खास तौर से, तो अपने आप को उसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ यार ये लड़का मेरी तरह कर सकता है कि नहीं कर सकता। बहुत बार मैं कंपैरिजन करता हूँ और कई बार तो बिना मतलब के बच्चे को पकड़ के बैठ जाता हूँ, जो आ जाता है उसको लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ, बेटा ऐसा कर, तू ऐसा बनेगा, तू ऐसा कर, तू ऐसा बनेगा, लगता है कि ऐसा हो। और फिर सोचता हूँ कि शायद ये गलत हो रहा है, अब अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती क्यों उसको सिखाने जा रहा हूँ। तो ये मैं मिलता रहता हूँ, ये ज़रूरी भी है और वो एक नई ऊर्जा देता है काम करने के लिए। जैसे 9 साल वाला जॉली और 52 साल वाला ब्रजेश जॉली, तो आगे क्या, इतना सफ़र किया। मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम एज 60 साल, अब 55 में चला जाऊँ, 53 में चला जाऊँ, ये क्या मालूम, लेकिन लिमिट जो मैंने लगा रखी है कि शायद 60 है। तो अब अगले 8 साल क्या करना है, तो वो भी मेरे प्लान में है कि ऐसे बड़े बड़े काम करने हैं कि जाने के बाद लोग याद रखें कि यार अमृतसर में किसी ने कलाकारों के लिए कोई काम किया। अब जैसे मैंने कला मेला किया, यहाँ एक शो बड़ा सा मॉल है, वहाँ मैंने 2 बार कला मेला किया, 500 आर्टिस्टों को इकट्ठा किया। आज तक ना पहले ना कभी बाद में 500 कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, तो शहर में एक हलचल मच गई थी कि जॉली ने ये क्या कर दिया। अब वो 2 कला मेला किए हैं, अगर ये कोरोना नहीं आता तो वो कंटिन्यू चलते। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि आप इनिशिएटिव जब लेते हो तो बात बनती है। मैं 2007 में मेरे साथ डॉक्टर बलदेव गंभीर जी थे, मैं उनके साथ गया था बल्कि यूनिवर्सिटी में, हिमाचल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लेने एमए का। वहाँ बैठे बैठे प्लान किया कि मैंने उनको कहा सर कभी आओ, आप अपने बच्चों को भी लेके आओ। बोले आप बुलाओ तो बच्चे आ जाएंगे। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं सर, तो वहाँ 2 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भी आए थे, तो मैंने कहा अगर मैं आप सबको इनवाइट करूँ कि आप सभी यूनिवर्सिटी वाले अपने 2-2 बच्चे भेजो, एमए के आप डिसाइड करो, है ना, आप उनको किराया दे के भेज दो, उनका खाना पीना हम कर देंगे, कलर करना, तो उनकी एक वर्कशॉप करवाएं। ये आइडिया उनको बड़ा पसंद आया, गंभीर साहब ने इसको बैकअप किया, बहुत अच्छा आइडिया। मैं अमृतसर में आया, अवतार सर से बात की, छीना साहब से बात की, बोले बहुत अच्छा भाई कर लो, तो खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं था। तो तब मैंने लगभग 20 यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया। तब आगरा यूनिवर्सिटी से, बॉम्बे से, लखनऊ से, सब जगह से 2-2 बच्चे आ गए। 13 यूनिवर्सिटी से 26 स्टूडेंट आ गए। 26 स्टूडेंट्स को रखा और छोटा सा ऑनरेडियम भी उनको दिया, उनको कलर दिए, कैनवस दिए। 2007, 8, 9, 10 4 साल
ये मैंने स्टार्ट करवाया आते ही और 4 साल चला। 2011 में मैंने शिफ्ट ली और तब से आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये बच्चों को संभालना, अब 25-30 बच्चे आएंगे तो 3 दिन उनको रखना, उनको खाना भी खिलाना, सुबह भी रात को भी खिला के सुलाना, और लड़कियां भी थे लड़के भी थे उनको रखना। तो ये इनिशिएटिव मुझे लगता है कि जो मैं वहाँ लिया था तो वो रुकना नहीं चाहिए था। ये दुख हुआ कि वो बंद हो गया। अगर कभी टाइम मिला तो यहाँ शुरू करूँगा मैं किटी कला में वो दोबारा। सिल्वर जुबली एपिसोड सफ़र ज़िंदगी, सफल इंसान की सफल कहानी आज आपके रूबरू की है। आपको ये कैसी लगी, जहाँ इससे आप क्या सीख पाओगे, एक सेध लेने वाली बात है। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे दोस्त डीओपी नवदीप सोता जी आज केटी कला में कवरेज कर रहे हैं, और वादा करते हैं हमेशा की तरह कि अगले एपिसोड में भी खास शख्सियत लेके आपके रूबरू होंगे। धन्यवाद।